तो हेलो, कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो द स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 134 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फैंग, होंग और थंडर गॉड पे कोई नज़र बनाए हुए था, तो अब हमें बताया जाता है कि वो बंदा ब्लैक ड्रैगन माउंटेन आइलैंड के किलिंग फील्ड का मेन मैनेजर होता है, जिसका नाम मैन लुओ था। अब उसी वक्त मिंग यू भी वहाँ पे आता है और वो उस आदमी को लॉर्ड कहता है। तो मैन लू पूछता है कि सब कैसा चल रहा है। तो मिंग यू बड़े ही रिस्पेक्ट से कहता है कि आपने सही गेस किया था, उन लोगों ने डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लिया है। और वो होंग के बारे में बोलता है कि होंग उन सब में सबसे ज़्यादा पावरफुल है और वो बहुत ही ज़्यादा जीनियस भी है, और वो एक स्टार ट्रेवल 9 का होके भी उसके पास 3 लेयर्स वाली डोमेन है। अब ये सुनकर वो ओल्ड मैन हैरान हो जाता है कि 3 लेयर वाली डोमेन। अब वो ओल्ड मैन बहुत ही पावरफुल था, जिसके सामने 2 स्टार यूनिवर्सल मर्सनरीज भी रिस्पेक्टफुल से खड़ा था। अब फिर हमें सीन चेंज कर अर्थ को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक C9 ग्रेड डार्क ब्लू ट्रायंगुलर शिप यूनिवर्सल लैंड करता है, और इसमें लू फैंग, होंग और थंडर गॉड उस शिप में से बाहर निकलते हैं। और लू फैंग ने उस शिप को 11 बिलियन ब्लैक ड्रैगन डॉलर्स में लिया था। अब यहाँ पे आके लू फैंग अपने बच्चों से मिलता है और होंग और थंडर गॉड भी अपने फैमिली से मिलते हैं। अब फिर उनसे मिलने के बाद लू फैंग उन दोनों स्लेब्स को लेकर निकल जाता है, और फिर इसके बाद वो बैलैंड स्टार पे जाता है, जहाँ पे उनकी शिप बेस पे लैंड करता है। और वहाँ पे लू फैंग, होंग और थंडर गॉड 3 दिन तक रुकने वाले थे, क्योंकि वहीं पे उनकी ब्लड लाइन कैटलिस्ट 3 दिनों में आने वाली थी। अब यहाँ पे थंडर गॉड कहता है कि उस मिंग यू ने उस ब्लड लाइन कैटलिस्ट के बारे में बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बताया था, क्या पता वो ऐसा हो ही नहीं, मुझे तो वो वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क में भी उसके बारे में जानने को नहीं मिला। तो लू फैंग कहता है कि वो इसलिए क्योंकि उसके लिए हमारे पोजीशन हाई होना चाहिए, कोई भी नॉर्मल बंदा उनके बारे में नहीं जान सकता है। अब इसके बाद वो लोग वहीं 3 दिन तक रहते हैं, और तीसरी रात एक शिप वहाँ पे आती है, और वो शिप वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क का था। अब होंग, लू फैंग और थंडर गॉड उस शिप को ध्यान से देखते हैं, और अब फिर उस शिप का दरवाज़ा खुलता है, और इसमें से 3 मेंबर ब्लैक बैटल यूनिफॉर्म पहने हुए बाहर निकलते हैं। और उनके बीच में एक लेडी खड़ी होती है, जो कि उन तीनों बंदों को लीड कर रही होती है, और उसके हाथ में एक ब्रीफ केस भी होता है, और वो सीधा उड़कर लू फैंग, होंग और थंडर गॉड के पास आ जाती है। अब यहाँ पे वो लेडी अपने आई ग्लास से उनकी आइडेंटिटी को कंफर्म करती है, और फिर वो होंग, लू फैंग और थंडर गॉड से कहती है कि ये रहा तुम्हारा ब्लड लाइन कैटलिस्ट। और फिर वो उस ब्रीफ केस को खोलकर उन्हें उसमें दिखाती है, जिनमें 3 कलरफुल ग्लोइंग सिरिंज होती है, और वो उन तीनों को दे देती है। और इसके बाद वो लेडी सीधा वहाँ से निकल जाती है। अब उन तीनों के पास ब्लड लाइन कैटलिस्ट होता है, और लू फैंग कहता है कि चलो अंदर चल के देखते हैं। और थंडर गॉड तो कहता है कि मुझे तो सब्र ही नहीं हो रहा है, मैं इसे जल्दी ट्राई करना चाहता हूँ। अब वो तीनों एक एक पोर्शन को ले लेते हैं और जाके अलग अलग प्राइवेट रूम में चले जाते हैं। अब यहाँ आके वो लोग उसे शुरू करने को बोलते हैं, और वो लोग उस नीडल को अपने बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, और वो सीधा उनके ब्लड में चली जाती है। अब वहाँ पे उनका पूरा सेल में जाके वो मिक्स होने लगती हैं, और इस प्रोसेस में उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। अब यहाँ पे लू फैंग तो मानो ज़मीन पे लौटने लगता है, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, और वो कहता है कि ये दर्द बहुत हो रहा है। तो ये देखकर बबाता उससे कहती है कि तुम्हें इसे सहना होगा, ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। तो लू फैंग कहता है कि कितने देरी में, मुझसे ये सहा नहीं जा रहा है। तो बबाता कहती है कि ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 घंटे तक। अब ये सुनकर तो लू फैंग के मानो होश उड़ गए होते हैं कि 1 घंटा, मैं इतना नहीं सह सकता। अब यहाँ पर उसे उस दर्द को सहना ही पड़ा था, और यहाँ पर होंग और थंडर गॉड भी उस पेन को बर्दाश्त कर रहे थे। अब यहाँ पे लू फैंग का हर सेल खुद में फाइट कर रहा था, और अब वो सारे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने बनाए थे, जो कि सेल को इवॉल्व करती थी। इसलिए लू फैंग को इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि वो उसके सेल को इवॉल्व कर रहा था,
और अब फिर ऐसे ही टाइम बीतता है और थोड़ी देर बाद लू फेंग ज़मीन पे बैठा था और वो बहुत ही ज़्यादा थका भी होता है और लू फेंग कहता है कि मैं अपने फिंगर तक को मूव नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका हूँ और मैं बहुत ज़्यादा थक भी गया हूँ। अब लू फेंग बबाता को माइंड में कहता है कि लेकिन मेरा बोन्स बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रहा है। तो बबाता लू फेंग को कहती है कि तुम्हें इस समय को मोइन क्रिस्टल को भी यूज करना चाहिए क्योंकि तुम्हारी इवोल्यूशन के बाद तुम्हारे कई सारे लाइफ फोर्स इकट्ठा होगी और ये मोइन क्रिस्टल तुम्हारे लाइफ फोर्स को स्टोर कर सकती है। अब लू फेंग इससे समझ जाता है और वो बबाता को कहता है कि ये बात तुम होंग और थंडर गॉड को ही बता दो। और अब फिर हमें वायलेंट स्टार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे होंग, लू फेंग और थंडर गॉड तीनों अपने ट्रेनिंग में डूबे हुए थे और यहाँ पे जितनी लाइफ फोर्स मोइन क्रिस्टल ने स्टोर किया था वो बहुत ही शॉकिंग थी। अब लू फेंग हर रोज एक ही मोइन क्रिस्टल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाता था और वो उसी में थक जाता था, लेकिन ब्लड लाइन एवोल्यूशन के बाद ये भूखों की तरह मोइन क्रिस्टल के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। अब हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक मोइन क्रिस्टल लिए होता है और इसमें से लाइफ फोर्स पागलों की तरह एब्जॉर्ब हो रही थी और हर एक सेल उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद इवॉल्व होने लगती है और ये प्रोसेस लगातार जारी होता है और लगभग 23 घंटे बाद एक मोइन क्रिस्टल एब्जॉर्ब हो जाती है और उसके बाद वो दूसरा लेता है। अब इन्हीं सब के बीच उनके कॉन्शियसनेस में एक ग्लोइंग प्लैनेट फॉर्म हो जाता है और वो ग्लोइंग प्लैनेट उसके पुराने प्लैनेट के आसपास रिवॉल्व करने लगती है और उसी के साथ उसके वाइट पगोटा में भी चेंज आने लगती हैं और बूम, लू फेंग स्टार लेवल 2 में ब्रेक थ्रू कर लेता है। अब लू फेंग की बॉडी स्टार ट्रेवल लेवल 7 से 8 में आ चुकी थी और उसकी स्पीड रीडिंग भी स्टार लेवल 2 में आ चुकी थी। अब आप लोग कंफ्यूज मत होना क्योंकि बॉडी और स्पीड रीडर दोनों अलग होती है। अब ऐसे ही करते करते एक और दिन और बीत जाता है और फिर इसके बाद लू फेंग अपने सोरिंग शटल में बैठकर निकल जाता है और एक बीम ऑफ लाइट की तरह बन जाता है और वो वायलेंट स्टार के कोल्डेस्ट एरिया की तरफ जाता है। अब वहाँ पे वो अपनी फ्लाइट की स्पीड टेस्ट कर रहा था और उसकी टेरिफाइंग स्पीड के कारण वहाँ के आइस में ब्रस्ट होने लगती है और तभी उसे होंग और थंडर गॉड की भी आवाज़ सुनाई देती है जिन्होंने भी अपनी प्रैक्टिस करके बाहर आ गए होते हैं। अब वो दोनों भी हाई स्पीड्स के हो गए थे और लू फेंग के मोइन क्रिस्टल के यूज करने वाली बात के कारण होंग भी स्टार लेवल 1 में ब्रेक थ्रू कर चुका था और थंडर गॉड भी स्टार लेवल 2 में आ चुका था। अब यहीं पे आने के बाद थंडर गॉड कहता है कि मैं और होंग सोच रहे थे कि हमें यूनिवर्स मर्सनरी एग्जाम को देना चाहिए। तो ये सुनकर लू फेंग शॉक हो जाता है। तो थंडर गॉड कहता है कि वैसे भी बिग ब्रदर स्टार लेवल 1 में आ चुका है तो वो इस एग्जाम को देने के काबिल हो गया है। अब ये वही एग्जाम थी जिसमें हिरियो और बिल्मो गए हुए थे और इस एग्जाम में जान का भी बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है। और तो लू फेंग पूछता है कि तुम सब कब जाने की सोच रहे हो। तो थंडर गॉड कहते हैं कि जितनी जल्दी देंगे उतना ही अच्छा होगा और वो कहते हैं कि हमें उस एग्जाम को चेक करना होगा। तो अब फिर सीन चेंज कर हमें वर्चुअल यूनिवर्स ब्लैक ड्रैगन माउंटेन आइलैंड के 9 स्टार बे को दिखाया जाता है जहाँ पे होंग, थंडर गॉड और लू फेंग टेबल पे बैठे हुए थे और उनके सामने यूनिवर्स मर्सनरी टेस्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी। अब उसमें लिखे हुए थे कि टेस्ट सेक्टर लॉर्ड के वर्ल्ड में होगा और इस सेक्टर लॉर्ड के वर्ल्ड में जान का खतरा होगा और यहाँ पे मर्डर भी हो सकता है और चोरी भी हो सकता है और यहाँ पर स्टार लेवल 8 और 9 के बंदे भी मिल सकते हैं। अब वो लोग ऐसे ही इन सारों इंफॉर्मेशन को पढ़ने लगते हैं और उसे पढ़ने के बाद वो सब शांत हो जाते हैं। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि उस एग्जाम में तो स्टार लेवल 9 के भी बंदे आते हैं तो क्या लू फेंग, होंग और थंडर गॉड उस एग्जाम में जाएंगे या फिर नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।